आप देख रहे हैं एएनआई। मेरा नाम नमन यादव है। 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाता है। 3 बच्चे वहाँ पे मर जाते हैं। वजह, वो बेसमेंट इल्लीगल था। वहाँ पे जो लाइब्रेरी चल रही थी वो भी इल्लीगल थी। 3 बड़े सवाल जो अभी हमारे सामने उठ रहे हैं। पहला, हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस? इन तीनों बच्चों के मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? दूसरा, क्या कोचिंग सेंटर्स, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पे रख के से सारे काम कर रहे हैं? तीसरा, क्या कोचिंग सेंटर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं? क्या यही मकसद रह गया उन लोगों का? इन सारे मुद्दों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं विकास देवी कीर्ति जी। थैंक यू सर, थैंक यू आने के शुक्रिया। लिए एएनआई में। शुक्रिया नमन। सर, पहला सवाल यही, ऐसा क्यों लग रहा है कि सबने आपको निशाना सा बना लिया है? और एक सवाल और पूछना है इसी के साथ। 3 दिन हो गए हैं सर, हजारों बच्चे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि विकास जी चुप क्यों थे? तो 2 सवाल हैं, एक तो कि मैं चुप क्यों था और दूसरा कि पहले सवाल आपने क्या पूछा? कि ऐसा लग रहा है कि सबने आपके हाँ, ऊपर निशाना सबने साध दिया मुझ है। पर क्यों निशाना साध हाँ, लिया है। एकदम अर्जुन की आंख की तरह उन्होंने, मछली की आंख की तरह आप पे निशाना साध दिया। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराजगी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सबका नाम था आज़ादी, अंग्रेजों से मुक्ति। तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो, और सुख भी मिलता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह हैं, लेकिन ठीक है, जब यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने मुझे प्रसिद्धि दी पिछले 3-4 साल में, मुफ्त में इतनी सारी प्रसिद्धि मिली, तो क्या होता है कि जब कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हम डिजर्व करते थे, और जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जिस तर्क से लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसी तर्क से लोगों ने इतनी नाराजगी मुझ पर उड़ेली। लोग एकदम ठीक हैं, गुस्सा एकदम जायज है, पर मेरी अपनी वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। दूसरा सवाल आपका यह है कि मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसकी 2 वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूं। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूं।
मुझे ज्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूं, नींद के नजदीक पहुंचता हूं, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूं, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूं, कैसे उनसे मिलूं। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में है, उनकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहाँ थोड़े से बच्चों से मेरी, मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूंगा। क्या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं एलजी साहब के साथ अभी चंद घंटों पहले हुई, क्या कोई दिल्ली सरकार का मंत्री भी था उसमें? नहीं, एक भी मंत्री नहीं था दिल्ली सरकार ये का? मामला अभी एलजी साहब हैंडल कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे थे, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं था उसमें। अगर आप कुछ बता सके कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पे बात हुई और क्या सहमति बनी? मीटिंग बड़ी अच्छी हुई, अच्छा लगा कि एलजी साहब भी और दिल्ली सरकार अब काफी एक्टिव है। दरअसल उनको भी कुछ मामलों में क्लैरिटी नहीं थी, बच्चों की समस्याएं भी सुनी ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना पक्ष क्या है वो भी सुना, कौन से ऐसे नियम कानून हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो भी सुना, सब नोट किया। उसके बाद एक छोटी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं भी हूं, कुछ टीचर्स और भी हैं। उसमें अगर मैं ठीक ध्यान कर रहा हूं तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, डीडी एमसीडी के जो हेड्स हैं वो भी हैं। तो हम सब लोग अगले कुछ दिनों में कुछ मीटिंग्स करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और वो सुझाव सब लोगों ने दिए, मैंने भी दिए, और वो सब नोट किए गए हैं। कुछ बातों पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा समाधान जल्दी निकल जाएगा। सर, आपके कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, दृष्टि आईएएस की बात करते हैं। जो मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर है, उसको एमसीडी ने उसका बेसमेंट सील कर दिया था। बच्चे, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों कोचिंग सेंटर, मुखर्जी नगर में हो चाहे करोल बाग में हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने पे पहुँच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशनल बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी नहीं? जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीजें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं,
वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियां सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी। करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेके काफी ज्यादा शोर हुआ, दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी है कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाजा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा।